प्यारे बच्चों, फिर से आप सभी डांस क्लासेस में स्वागत है। मैं पंडित दिलीप तिवारी आज आप सभी को क्लास 10 का रसायन विज्ञान का जो फर्स्ट चैप्टर है रासायनिक अभिक्रिया तथा रासायनिक समीकरण, उसके सेकेंड पार्ट बताने जा रहे हैं। जैसे कि हमने आपको बताया था कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है, रासायनिक अभिक्रिया को कितने प्रकार से उसको बांट सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं और रासायनिक समीकरण को किस प्रकार से लिखा जाता है। ठीक है, आइए थोड़ा देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं रासायनिक समीकरण की। तो रासायनिक समीकरण जो होता है, आप इसमें बताएंगे कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक और उत्पादों को, मतलब जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेंगे पदार्थ उनको, और जो उनके मिलने से उनकी क्रिया करने के उपरांत जो नए पदार्थ बनेंगे उनको उनके प्रतीकों के रूप में व्यक्त करना क्या कहलाता है, रासायनिक समीकरण कहलाता है। जैसे मान लें हम एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे मान लेते हैं कि हाइड्रोजन क्या है, हाइड्रोजन प्लस क्या है आपका ऑक्सीजन, बनता क्या है आपका जल बनता। हम करते क्या है कि ये तो हम पूरा इसमें देखिए, हम हाइड्रोजन लिए, ऑक्सीजन लिए और जल लिए, मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एक दूसरे से अभिक्रिया के तो जल बनेंगे। हम क्या लिखे हैं कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक, ये आपका अभिकारक है, दोनों क्या है ये आपके अभिकारक है, ठीक है। और उत्पादों को, ये आपका क्या है, ये आपका उत्पाद है, ठीक है। इनके प्रतीकों के रूप में व्यक्त करना, मान लीजिए इनको हम क्या करेंगे, इनके प्रतीक के रूप में, तो हाइड्रोजन जो होता है इसको क्या लिखेंगे, H2 गैस है तो ऊपर की तरफ एरो बना देंगे, प्लस ऑक्सीजन है तो भी क्या होगा O2, ऊपर की तरफ एरो बना देंगे, क्या बन जाएगा, जल का सूत्र क्या होता है, H2O होता है। इस प्रकार से हम क्या करेंगे, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक और उसका जो उत्पाद होगा उसको उसके प्रतीकों के रूप में जो व्यक्त करेंगे उसे हम क्या कहेंगे, रासायनिक समीकरण कहेंगे। और इस संतुलन की बात आएगी तो दो हाइड्रोजन है, दो ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन या दो से गुणा कर दीजिए। यहाँ आपका दो ऑक्सीजन हो गया लेकिन चार हाइड्रोजन हो गया, तो यहाँ दो से गुणा कर देंगे तो आपका चार हाइड्रोजन हो जाएगा। एक और हम देखते हैं, जैसे मान लें कि हम लेते हैं क्या, कार्बन लिए प्लस ऑक्सीजन लिए, कार्बन और ऑक्सीजन दोनों लिए, तो क्या मिला हमको, यहां जब ले लेंगे तो हमारा बनेगा क्या, बनेगा कार्बन डाई और ऑक्साइड बनेगा। इस प्रकार से आपका बनेगा। ये बताइए, इसको वैसे ना लेकर कार्बन का प्रतीक C लिखते हैं, ऑक्सीजन का क्या O2 लिखते हैं, तो क्या हमारा बन जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 बन जाएगा। अब यहां से देखिए आप, एक कार्बन है, एक दो ऑक्सीजन है, दो ऑक्सीजन है, ये भी आपका क्या है, गैस है। तो देखिए ये आपके अभिकारक है, क्या है, अभिकारक है, ये आपके अभिकारक हैं और ये आपका क्या है, यह आपका उत्पाद है। तो हम इसको भी क्या इनके प्रतीक रूप में लिखेंगे और इसको भी क्या इसके प्रतीक के रूप में लिखेंगे। जब इसको प्रतीक के रूप में लिख देंगे तो इसको हम क्या कहेंगे, रासायनिक समीकरण कहेंगे। तो कार्बन का प्रतीक C होता है, ऑक्सीजन O2। अब ये भी हम बताए थे कि जितने भी गैस होंगे उनके सिंगल परमाणु साथ में लिखेंगे, जब लिखेंगे तब दो के रूप में लिखेंगे। जैसे मान लीजिए हम लिखते हैं ऑक्सीजन तो O2 लिखेंगे, क्लोरीन लिखते हैं तो Cl2 लिखेंगे, हाइड्रोजन लिखते हैं H2 लिखेंगे। ये हमेशा क्या गैस के रूप को दर्शाएंगे, ठीक है। इस तरह आपके होते हैं। इसमें देखिए कार्बन जो होता है इसको C प्लस O2, ये जब जलेगा कार्बन तो CO2 बन जाएगा, ठीक है। आइए एक दो और देखते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम आपसे कहते हैं कि सल्फर डाइऑक्साइड ले लें, जैसे SO2 ले लें और इसको क्या कर देंगे, जल के साथ मिला देंगे, क्या ले लेंगे, सल्फर डाइऑक्साइड लिख दें, जैसे SO2 प्लस H2, दो चीजें, ये सल्फर डाइऑक्साइड हो गया और ये आपका क्या हो गया, H2 हो गया। जैसे इसको मिलाते हैं तो हमारा बनता क्या है, H2SO4 बनता है।
मतलब ये सल्फ्यूरिक अम्ल बन रहा है। ये भी आप देखेंगे संतुलन में करेंगे, एक सल्फर है, 2 ऑक्सीजन यहाँ, एक यहाँ, कितना हो गया 3, और यहाँ कितना है आपका 4 है। यहाँ क्या करना पड़ेगा, 2 से गुणा कर देंगे। जब 2 से गुणा कर देंगे तो देखिए 2 ऑक्सीजन यहाँ है, 2 से गुणा 2 ऑक्सीजन ये है, इधर भी आपके कितना 4 ऑक्सीजन है। इसमें हाइड्रोजन दुगुनी का 4 है, दुगुनी का क्या है 4 है। तो देखिए इसमें दुगुनी का 4 हो गया, मतलब इसको लिखे हैं, यहाँ भी आपको 4 होना चाहिए। यहाँ क्या कर देंगे 2 से गुणा कर देंगे। फिर मैटर फंसा आपका, क्या मैटर फंसा कि आपका हाइड्रोजन जो हो गया ये 4 हो गया, सल्फर आपके 2 हो गया, यहाँ आपको 2 से गुणा करना पड़ेगा, सल्फर 2 हो गया, ऑक्सीजन 4 दूनी 8 हो गया, तो 2 दूनी का 4, और देखिए 2 से गुणा किया तो क्या हो गया आपका 2 ऑक्सीजन हो गया। अभी भी क्या है आपका संतुलित नहीं है। इसको हम क्या करेंगे संतुलन करने के लिए, इसको ऐसे करेंगे ये दोनों तरफ क्या हो इक्वल हो। फिर से काउंट करके देखते हैं, 2 सल्फर 4 2 6 आपका ऑक्सीजन, 4 दूनी 8 ऑक्सीजन हो गया है। ये बताइए यहाँ 2 से न गुणा करके कितने से गुणा करते हैं, यहाँ यदि हम 3 से गुणा करते हैं फिर भी आता नहीं हो, 3 सल्फर हो गया, 2 सल्फर, अगर मान लो यहाँ हम 3 से गुणा करते हैं तो 3 सल्फर हुआ, 3 दूनी 6, 2 8 आपका ऑक्सीजन हो गया, ये क्या 3 दूनी 6 ये हो गया आपका। तो यहाँ से आपको क्या करना पड़ेगा, 3 से 3 दूनी 6, ये भी 3 दूनी 6 हो जाएगा। अब ऑक्सीजन की जब बात आएगी 3 दूनी 6 और 3 9 हो जाएगा, फिर भी आपका संतुलन नहीं। इसमें हमारे बताने का मतलब यही है कि जब तक आपके रासायनिक संकेत संतुलित नहीं होंगे तब तक आपका जो इक्वेशन है वो क्या है सही नहीं है। इसके अलावा एक और हम देखते हैं, जैसे हम ले लें आपका अवशिष्ट, जैसे हम सोडियम ले लें Na प्लस क्लोरीन गैस ले लें Cl2, क्या बनता है हमारा NaCl बनता है। सोडियम को हम क्या है उसके प्रतीक के रूप में लिखे, क्लोरीन को क्या है उसके प्रतीक के रूप में लिखे, जो पदार्थ बना उसे भी हम क्या करते उसके प्रतीक के रूप में लिखे। अब देखिए इसको थोड़ा हम देखेंगे, सोडियम इसमें 1 है, सोडियम 1 है, क्लोरीन 2 है, यहाँ 2 से गुणा कर दो। जब 2 से गुणा करें 2 सोडियम भी हो गया, 2 क्लोरीन भी हो गया, इधर 2 क्लोरीन तो है लेकिन सोडियम नहीं, तो यहाँ भी क्या कर देंगे 2। इसका मतलब जो ये रिएक्शन आपका आया है, जो इक्वेशन आपका है, ये बिल्कुल क्या है आपका सही है। तो इस प्रकार से सब किया जाता है। आइए और थोड़ा आगे देखते हैं कैसे क्या है, और भी है थोड़ा देखा जाए। जैसे मान ले कि हमारा इस तरह से चूना पत्थर CaO ले ले प्लस H2O ले ले, इसको कैल्शियम ऑक्साइड क्या बोलते हैं, इसको बोला जाता है कैल्शियम ऑक्साइड, इसको बोला जाता है। और ये आपका क्या है, ये आपका जल है। जैसे दोनों आपस में मिलते हैं तो क्या बनता है, ये बनता है CaOH का वोल्टेज। ये आपका उत्पाद है, इसका पूरा किसका नाम क्या होता है, इसका पूरा नाम जो आपका होता है इसको बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या बोलते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ऑक्साइड बोलते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं। तो देखिए ये जो कैल्शियम ऑक्साइड इसको इसके प्रतीक के रूप में लिखे, जल को प्रतीक के रूप में लिखे, फिर जो उत्पाद हमको मिला इसको भी हम क्या कर देंगे प्रतीक के रूप में लिख देंगे, मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को प्रतीक के रूप में। हमारे सीधे कहने का मतलब यह है कि जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ होंगे उनको, और जो नए पदार्थ बनेगा उसको, उनके प्रतीकों के रूप में जब व्यक्त करेंगे उसे हम क्या कहेंगे रासायनिक समीकरण कहेंगे। आइए इसको कुछ और पॉइंट्स को देखते हैं हम। आइए अब देखते हैं हम थोड़ा रासायनिक समीकरण लिखने की विधि। जब रासायनिक समीकरण लिखेंगे तो उसके लिखने की कुछ विधियां होती है, उसके बारे में हम जानते हैं। देखिए पहला इसमें लिखे हैं हम कि अभिक्रिया के अभिकारकों एवं उत्पादों के नाम तथा रासायनिक सूत्र ज्ञात होने चाहिए। कहने का मतलब यह है कि यदि रासायनिक समीकरण हमको लिखना तो रासायनिक समीकरण लिखने के लिए जो अभिकारक होगा वो
और जो उत्पाद होगा वो तथा उसके रासायनिक सूत्र जो होंगे वो हमको ज्ञात होना चाहिए। जैसे मान लिया हम लिए हैं क्या क्या, इसमें लिए कैल्शियम ऑक्साइड, तो कैल्शियम ऑक्साइड का तो होगा नहीं, हमको इसका सूत्र मालूम होना चाहिए। जैसे CaO होता है, लिखे जल, जल का सूत्र मालूम होना चाहिए। इसके बाद इनके पूरा होने के बाद जो पदार्थ बनता है, जो उत्पाद बनता है, इसका रासायनिक सूत्र हमको ज्ञात होना चाहिए। यदि हम डायरेक्ट कैल्शियम हाइड्रोक्साइड तो काम तो चलेगा, इसका सूत्र हमको याद रहेगा COH का, और तभी तो लिखेंगे। तो कहने का मतलब सीधे सीधे यही है कि अभिक्रिया के अभिकारकों एवं उत्पादों के नाम, मतलब जो रासायनिक अभिक्रिया भाग ले रहा है वो और जो उत्पाद बन रहा है वो, ठीक है, तथा रासायनिक सूत्र, मतलब इनके रासायनिक सूत्र भी क्या होनी चाहिए, ज्ञात होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद सेकेंड नंबर का आ रहा है कि समीकरण में पदार्थ सदैव अणु के रूप में लिखे जाते हैं। इसके कहने का मतलब ऐसा बताए थे कि क्लोरीन जो होगा, देखिए कहने का मतलब क्या है कि जैसे हम क्लोरीन ले लें तो क्लोरीन को ऐसे क्यों नहीं लिखेंगे, जैसे Cl हो गया, Na ले लिए और NaCl, ये बनेगा नहीं, NaCl, ये गलत है आपका। क्यों? क्योंकि जैसे हम रासायनिक समीकरण लिखते हैं, यह क्लोरीन जो होगा ये क्या होगा, द्विपर्णिक होता है, मतलब इसको लिखना पड़ेगा Cl2, क्योंकि कैसा होता है, गैस के रूप में होता है, ठीक है। Cl2 हो गया। इसी तरह H की बात आएगी तो इसको भी H2 लिखेंगे, O की बात आएगी तो इसको भी O2 लिखेंगे। तो इस तरह से कहने का मतलब सीधा सीधा यही है कि समीकरण में पदार्थ सदैव क्या होते हैं, अणु के रूप में लिखे जाते हैं। गैस भी होगा उसको दो अणु के रूप में लिखे जाएंगे। मेटर कभी तो ये बनता है, लोगों को नहीं समझ आता है कि Cl2 क्यों लिखते हैं, इसको Cl हम क्यों नहीं लिख सकते। तो बाबू इसका एक रीजन ये है कि जैसे मान लें हम इसमें कि अगर हम Cl एक लिख देते हैं तो ये बताइए इसका कितना होता है परमाणु होगा, 17 होता है। इसको करेंगे तो 2 होगा, 8 होगा और 7 होगा। ये बताइए इसको एक चाहिए, अष्टक पूरा कर लेंगे, ये तो त्याग तो कर सकता नहीं है। इसलिए क्या करते हैं कि 2 को ले लेते हैं, एक को ये हो जाएगा और एक को लेना आपका ये हो जाएगा, 2 8 7, इसको करें 2 8 7। ये क्या करेंगे, एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा करें, अष्टक पूरा हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। यही प्रॉब्लम इसमें यह है कि जब भी हम क्या करेंगे कि गैस के रूप में लिखेंगे तो हमेशा इसको क्या करेंगे, 2 को साथ देंगे। जैसे क्लोरीन है तो Cl2 लिखेंगे, ऑक्सीजन है तो O2 लिखेंगे, ठीक है, हाइड्रोजन है तो H2 लिखेंगे। इस प्रकार से लिखना पड़ता है, ठीक है। आइए थर्ड नंबर क्या कर देंगे, कि इस रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों को प्रतीकों या सूत्रों द्वारा बाईं ओर लिखा जाता है और विभिन्न अभिकारकों के बीच धन का चिन्ह लगा दिया जाता है। इसके कहने का मतलब क्या है, इसके कहने का मतलब यह है कि जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेंगे, जैसे मान लेते हैं कि हमको दिया गया क्या कि C हमको मिला है इसमें क्या, Ca प्लस O2, ठीक है, क्या बनाएगा, CaO बनाएगा। भले संतुलित नहीं है, 2 से गुणा कर दीजिए, यहाँ 2 से गुणा कर दीजिए। इसके कहने का मतलब क्या है, ठीक है, इसके कहने का मतलब रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों को प्रतीकों या सूत्रों द्वारा बाईं ओर लिखते हैं। ये बताइए, ये तीर है, तीर के बाईं ओर लिखेंगे, लिखें, ठीक है, करें। और विभिन्न अभिक्रियाओं के बीच धन का चिन्ह, ये बताइए कैल्शियम और ऑक्सीजन, तो इसके बीच क्या करेंगे हम लोग, धन का चिन्ह लगाएंगे, ठीक है। और जो उत्पाद जो बनता है उसको तीर के क्या होते हैं, सिर की तरफ लिखते हैं। इस प्रकार से हमारे रासायनिक समीकरण लिखे जाते हैं, ठीक है। उसके बाद 4 में क्या कर रहा है कि रासायनिक अभिक्रिया के पश्चात प्राप्त उत्पादों को प्रतीकों अथवा सूत्रों द्वारा दाहिनी ओर लिखा जाता है। जैसे मान लीजिए कि इसके अलावा और कुछ हम ले लें, जैसे मान लिया हम लेते हैं कि Na प्लस Cl2, क्या लेते हैं, Na प्लस Cl2 क्या बनेगा, NaCl बनेगा, ठीक है। जब NaCl बनेगा, इसमें क्या कर रहा है कि जो आपको उत्पाद प्राप्त हो रहा है, ठीक है, उत्पाद को हम क्या करते हैं,
कि तीर के दाहिनी तरफ लिखते हैं, अर्थात इसके सिर की तरफ लिखते हैं। ठीक है, अगला क्या कर देखिए, कह रहा है कि जो उत्पाद जो बनेंगे, अगर एक से अधिक उत्पाद बनते हैं तो उनके बीच धन का चिन्ह लगा दिया जाता है। अब इसे कहने का मतलब ये है सीधा सीधा कि अगर मान लें हम लेते हैं कि जैसे आपको दे दिया जाए, जैसे हम आपको इसे दे लें कि हमारा SO2 दे दिया, क्या दे दिया, SO2 प्लस H2O दे दिया, ये हमारा मान लेते हैं बना क्या, मान लेते हैं बना हमारा H2SO4 प्लस H2 बना। ठीक है, इसमें कहने का मतलब क्या है कि जब हम उत्पाद को लिखेंगे तो जब एक से अधिक उत्पाद मिलते हैं तो इनके बीच क्या करेंगे, हम धन का चिन्ह लगा देंगे। देखिए वही लिखे हैं हम, देखिए क्या है कि रासायनिक अभिक्रिया के पश्चात प्राप्त उत्पादों को प्रतीकों अथवा सूत्रों द्वारा दाहिनी ओर लिखते हैं। लिख दिए दाहिनी ओर सूत्रों के रूप में लिखा जाता है, और विभिन्न उत्पादों के बीच धन का चिन्ह लगा देंगे। एक उत्पाद आपका ये, एक उत्पाद ये है, इनके बीच धन का चिन्ह क्या कर देंगे, लगा देंगे। इसी तरह हमारा 5वां नंबर क्या कह रहा है कि अभिक्रिया के पूर्ण होने के बाद मतलब पश्चात अभिकारकों व उत्पादों के मध्य बराबर या तीर का चिन्ह लगा दिया जाता है। मतलब कि जैसे इन दोनों को आपस में क्रिया कराते हैं और यह आपका पदार्थ का निर्माण होता है, तो ये पूरी होने के बाद इनके बीच क्या करेंगे, या तो बराबर का चिन्ह लगा देंगे या तो तीर का चिन्ह लगा देंगे। यहाँ देखिए क्या लगाना है, तीर का चिन्ह लगा देंगे। इस प्रकार से हम लोग इसको करते हैं। तो पहला इसमें क्या बताए, पहला इसमें हम आपको ये बताए कि यदि आपको रासायनिक अभिक्रिया लिखना हो तो अभिकारक और उत्पाद का नाम, रासायनिक सूत्र दोनों ज्ञात होने चाहिए। दूसरा टॉपिक इसमें यह है कि रासायनिक अभिक्रिया में पदार्थ सदैव अणु के रूप में लिखे जाते हैं। अणु के रूप में लिखने का मतलब यह है कि कभी भी हम जैसे क्लोरीन हो गया तो सिंगल लाइन लिखेंगे, हाइड्रोजन है तो सिंगल लाइन, क्यों, क्योंकि वो सिंगल नहीं रखे, क्यों, गैस के रूप में होते हैं। तो क्लोरीन में Cl2 लिखेंगे, हाइड्रोजन रहेगा H2 लिखेंगे, ऑक्सीजन है तो O2 लिखेंगे। इस प्रकार से क्या करते हैं, हम लोग लिखते हैं कि उनके अणु को व्यक्त करता है। उसके बाद देखिए रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों को प्रतीकों या सूत्रों द्वारा बाएं ओर लिखा जाता है। मतलब जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले तो उसको क्या बाएं ओर लिखते हैं, और दो है तो उनके बीच क्या कर देंगे, हम प्लस का चिन्ह को लगा देते हैं। ठीक है, इसी तरह हमारा उत्पाद जब बनेगा तो उसको क्या करेंगे, तीर के दाहिनी तरफ लिखेंगे। दाहिनी तरफ लिखने के बाद जब एक से अधिक आपको उत्पाद बनता है तो दोनों उत्पादों के बीच क्या करेंगे, प्लस का चिन्ह लगा देंगे। और रासायनिक अभिक्रिया जब पूरी हो जाती है तो इनके बीच क्या कर देते हैं, हम लोग एक तीर का चिन्ह लगा देते हैं। जैसे मान लीजिए एक और हम आपको देते हैं, जैसे मान लें कि हमारा Mg प्लस O2 ये बनाएगा आपका Mg। तो अभिकारक है, दो अभिकारक है, दोनों अभिकारकों के बीच हम क्या धन का चिन्ह लगा दिए, ये होता ही है। हमको सूत्र भी याद है, मैग्नीशियम का जो संकेत होता है Mg होता है, ऑक्सीजन का O2 होता है। जब दोनों क्रिया करें तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना, MgO बना। जब ये पूरी होगी क्रिया, ये क्या करता है कि रासायनिक अभिक्रिया कर सकता है कि क्या हो गई, ये पूरी हो गई। इस प्रकार से रासायनिक समीकरण लिखने के लिए अभिकारक, उत्पाद, इन सबका सूत्र हमें मालूम होना चाहिए, इनका प्रतीक हमें मालूम होना चाहिए। ठीक है, अब आइए थोड़ा आगे देखते हैं कैसे क्या इसको थोड़ा मिटाया है। आइए देखते हैं रासायनिक समीकरण संतुलित करना किस प्रकार से संतुलित किया जाता है। देखिए हम लिखे हैं रासायनिक समीकरण के बाईं ओर तथा दाईं ओर प्रत्येक तत्व के परमाणु की संख्या बराबर होनी चाहिए। देखिए बराबर होनी चाहिए मतलब क्या, जैसे मान लेते हैं कि हम लेते हैं क्या चीज, जैसे हम ले लें कि कार्बन लिए और ऑक्सीजन लिए, ठीक है, क्या बन जाएगा, CO2 गैस बनता है। क्या लिखेंगे, रासायनिक समीकरण के बाईं ओर तथा दाईं ओर प्रत्येक तत्व के परमाणु की संख्या बराबर होनी चाहिए। अर्थात जो जो तत्व भाग हुए हैं, जो उत्पाद, जो आपके क्या है अभिकारक है, इनके परमाणु की जो संख्या होगी
और उत्पादों में उन तत्वों के परमाणुओं की संख्या की क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। अर्थात इधर एक कार्बन है तो इधर भी एक कार्बन चाहिए, इधर 2 ऑक्सीजन है तो इधर भी 2 ऑक्सीजन चाहिए। देखिए एक कार्बन है तो एक कार्बन है, 2 ऑक्सीजन है तो 2 ऑक्सीजन है। आ रहा है समझ में? इसके अलावा और भी हम ले लें, जैसे हम ले लेते हैं क्या जी कि NH3 प्लस HCl, यार ये है NH3 का मतलब क्या, अमोनिया होता है, और HCl का मतलब क्या, ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। ये क्या बनेगा, NH4Cl। इसमें भी जब हम काउंट करेंगे तो देखेंगे कि जो NH4Cl बना है इसमें कितने तत्व हैं और उनके परमाणु की संख्या कितनी है, जो अभिकारक है इनमें कितना। तो देखिए इसमें लिखे एक नाइट्रोजन तो एक नाइट्रोजन है, 3 एक 4 हाइड्रोजन है तो 4 हाइड्रोजन है। ठीक है, क्लोरीन की जब बात आएगी तो देखिए एक क्लोरीन है तो एक क्या है आपका क्लोरीन है। कहने का मतलब यह है कि जो जो तत्व इसमें है उन तत्वों के परमाणु की संख्या क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। जितना लेफ्ट में होगा उतना राइट में होगा। बात समझ में आ रहा है? फिर से समझाने प्रयास से क्या लिखा है कि परमाणु की संख्या बराबर होनी चाहिए। देखिए बराबर है, अरे क्योंकि द्रव्य मतलब पदार्थ की अविनाशिता के नियम के अनुसार। अविनाशिता का मतलब क्या है कि जो रासायनिक अभिक्रिया पूरी होगी तो न तो कोई नया परमाणु मतलब नया कोई परमाणु बनेगा और न ही वो पुराना परमाणु नष्ट होगा, जैसे वो रहता उसी तरह वो रह जाता। इसके अलावा और भी हम उदाहरण देख सकते हैं, जैसे मान लेते हैं कि और भी हमारा मिल गया, जैसे बोले कि Zn प्लस H2SO4 लेते हैं, ये क्या बनाएगा, ZnSO4 बनाएगा। क्या बनाएगा, ZnSO4 प्लस H2 बनाएगा। ठीक है, अब देखिए Zn प्लस H2SO4 लिखे हैं, ये आपका अभिकारक है। ZnSO4 प्लस H2 ये आपका क्या उत्पाद है। तो अभिकारक और उत्पाद में तत्वों के परमाणु की संख्या बराबर होनी चाहिए, इतना लेफ्ट में उतना राइट में। एक जीन के तो एक जीन, 2 हाइड्रोजन है तो 2 हाइड्रोजन, एक सल्फर तो एक सल्फर, 4 ऑक्सीजन है तो 4 ऑक्सीजन। इस प्रकार से क्या होता है, ये बराबर होता है। क्यों, तो आप कहेंगे कि कोई भी द्रव्य जो होता है वो अविनाशिता के नियम का पालन करता है, जिसके कारण जब रासायनिक परिवर्तन होता है तो न तो कोई परमाणु नष्ट होता है और न ही कोई नया परमाणु बनता है। दूसरी बात देखिए इसमें लिखे हैं कि समीकरण के दोनों पक्षों में तत्वों के परमाणु की संख्या निम्न प्रकार से बराबर करनी चाहिए। जैसे हम करके दिखा रहे हैं, लेफ्ट और राइट दोनों क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। इसके अलावा और भी उदाहरण ले सकते हैं, जैसे मान लीजिए हम लेते हैं Mg प्लस O2, क्या बनाएगा, ये बनाएगा आपका Mg। ठीक है, अब देखेंगे दोनों पक्ष में मतलब अभिकारक और उत्पाद में दोनों में तत्वों के परमाणु की संख्या बराबर है कि नहीं है। इधर देखते हैं एक मैग्नीशियम है, इधर भी एक मैग्नीशियम है, इधर 2 ऑक्सीजन है, इधर 1 ऑक्सीजन है। हमको क्या करना होगा, इसमें 2 से गुणा करना होगा। जब 2 से गुणा किया तो मैग्नीशियम में 2 हो गया, 2 ऑक्सीजन भी हो गया। इधर देखिए 2 ऑक्सीजन तो है लेकिन मैग्नीशियम में यहाँ क्या कर देंगे, 2 से गुणा कर देंगे। इस प्रकार से संतुलित किया जाता है। इसके अलावा और भी हम देखते हैं, जैसे देखिए जैसे उदाहरण लेते हैं, एक लिए हम क्या HCl, क्या लेते हैं HCl प्लस इसके साथ O2 ले लेते हैं। ठीक है, मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लिए और क्या लिए ऑक्सीजन ले लिए, हमारा क्या क्या बनेगा, ये बनेगा H2O प्लस Cl2। अब थोड़ा इसमें देखेंगे हम लोग, संतुलन की बात आएगी। एक हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है, असंतुलित है। एक क्लोरीन है, 2 क्लोरीन है, असंतुलित है। 2 ऑक्सीजन है, 1 ऑक्सीजन है, ठीक है आपका असंतुलित है। इस प्रकार से हम क्या करेंगे, यहाँ 2 से गुणा करेंगे और यहाँ भी 2 से गुणा करेंगे। ठीक है, अब मीटर है हाइड्रोजन का, तो देखिए 2 दूनी का 4 हो गया, तो यहाँ हम क्या कर देंगे 4 से गुणा करेंगे।
4 हाइड्रोजन, 2 दूनी का 4 हाइड्रोजन, 4 क्लोरीन, 2 दूनी का क्या 4 क्लोरीन। ऑक्सीजन कितना है 2 है, 2 से गुणा कर 2 ऑक्सीजन। ठीक है, इस तरह और भी हम देखते हैं। जैसे मान लेते हैं कि हम लेते हैं HCl प्लस, या हम ये ले लें कि Cu प्लस SO4, H2SO4 में H2SO4 में क्या बनेगा, ये बनेगा CuSO4 बनेगा प्लस H2 बनेगा। इसको थोड़ा देखते हैं। एक कापर है, 2 हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है, गैस रुपी है, एक सल्फर है, 4 ऑक्सीजन है, 4 ऑक्सीजन। इसे हमारा क्या है, ये हमारा संतुलित है। ये भी क्या है हमारा, ये भी हमारा संतुलित है। ठीक है, इस तरह और भी आप देखेंगे तो तमाम आपको मिलेंगे कि जो क्या होते हैं संतुलित अवस्था में होते हैं, और जो संतुलित नहीं होते उसको क्या करेंगे, संतुलित करेंगे। जैसे एक और आपका आता, हम ले लें CO2 ले लें प्लस H2O ले लें। ठीक है, इसमें आपका क्या आ जाएगा, सूर्य का प्रकाश ले लें। ये क्या होता है, क्लोरोफिल होता है, जो कि पेड़ पौधों में होता है। ये बनाते क्या है पेड़ पौधे, C6H12O6 बनाते हैं, प्लस O2 बनाते हैं, प्लस H2O बनाते हैं। अर्थात पेड़ पौधे जो होते हैं वह वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड गैस को लेते हैं और अपने जड़ से जल को लेते हैं। इसके साथ क्रिया करके क्लोरोफिल की उपस्थिति, मतलब सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल के द्वारा ग्लूकोज मतलब C6H12O6 का निर्माण करते हैं, साथ में ऑक्सीजन गैस को छोड़ते हैं और जल को भी छोड़ देते हैं। लेकिन यह जो हम समीकरण लिखे हैं यह आपका क्या है, असंतुलित है। काउंट करके देख लीजिए, 1 कार्बन है या 6 कार्बन है, 2 ऑक्सीजन है, इधर आपका कितना ऑक्सीजन है, 6 यहाँ है, 2 यहाँ है, 1 यहाँ पे। इस प्रकार से क्या है, असंतुलित है। अब इसको हम संतुलन करने का प्रयास करेंगे। जैसे मान लेते हैं कि हम 6 से करते हैं। ठीक है, जब 6 से किए तो कार्बन हमारा 6 हो गया, कार्बन हमारा 6 हो गया, ऑक्सीजन 6 दूनी 12, 1 13 हो गया, 6 है 2 8, 1 9 हो गया। तो यहाँ हम करेंगे क्या, इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम 6 से करते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे 6 दूनी 12, 12 और 1 क्या हो जाएगा 13। इधर देखेंगे तो 6 यहाँ है, 12 यहाँ है, 18 हो गया, और 1 यहाँ पे 19 हो गया। इसमें हम क्या करेंगे, इसमें भी हम 6 से गुणा कर देंगे। अब 6 से जब गुणा कर दिए तो देखिए यहाँ फिर से काउंट करेंगे, 6 दूनी 12 ऑक्सीजन, इधर आपका 6 यहाँ पर है, 6 दूनी 12 यहाँ पे, 12 6 18 हो गया, और 6 यहाँ पे 24 हो गया। लेकिन इधर आपका माप कितना, 6 दूनी 12 तो 13 है। ठीक है, यहाँ पर हम क्या कर देंगे, 12 से गुणा कर देंगे। तो 6 दूनी 12 ऑक्सीजन, यहाँ 12 से गुणा किया तो 12 ऑक्सीजन 24 ऑक्सीजन हो गया। कार्बन 6 है, कार्बन 6 है, हाइड्रोजन 12 दूनी 24 है, तो हाइड्रोजन देखिए 12 यहाँ पे है, 12 यहाँ पर है, और 6 दूनी 12 यहाँ पे। इसका मतलब अब ये समीकरण हमारा क्या हो गया, संतुलित हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो हम लोग देखेंगे कि संतुलन करने की कौन कौन सी विधियां होती है। ठीक है, धन्यवाद।